नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोने की चमक दिन बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। अभी दिवाली पर 60,000 के नीचे कारोबार करने वाला सोना आज ऑल टाइम हाईज पर पहुंच गया। MCX की अगर बात करें तो सोने के भाव 62,900 के आसपास भी निकलते हुए नजर आए। कॉमेक्स पर यहां पर दाम $2,050 के पार दिखे। क्या है कारण? इस नए साल की शुरुआत सोने की भाव कैसे रह सकती है, बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पैनल है। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले एंड ऑगमोन गोल्ड की हेड रिसर्च रनिशा चनानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अजय जानना चाहेंगे कि ये जो सोने के प्राइसेस में मूव्स देखने को मिले हैं ऑन चार्ट्स, इसे आप कैसे देखते हैं? अब यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम गोल्ड की अगर बात करें तो दिवाली से पहले मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम लोग देख रहे थे कि अगर देखें तो लगभग $250 की एक बड़ी तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। और अभी भी लग रहा है जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में जो कंसर्न बना हुआ है, और खास करके फेड ने जो क्लियर कहा है कि 2024 के मिड से हम रेट कट होते हुए देखेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा गेम चेंजर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सभी फंडामेंटल, चाहे जियोपॉलिटिकल है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ETF की बाइंग है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये रैली है आने वाले समय में कंटिन्यू चलेगी। नो डाउट अभी $250 की तेजी के बाद थोड़े बहुत करेक्शन मिल जाए, बट अगर हम ओवरऑल 2024 तक की भी बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट पे 2080 का जो डबल टॉप है, ये मुझे लगता है एक बार ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हम $150-200 की रैली कभी भी देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर टेक्निकल और फंडामेंटल इस वक्त गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है। और मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से स्लोली एंड स्टेडीली अगर बाइंग करके चलते हैं तो मुझे लगता है एक बेटर रिटर्न, क्योंकि हमने पिछले 1.5-2 सालों में बाकी असेट क्लास के भी मुकाबले, चाहे हम इक्विटी की बात करें या अदर असेट क्लास की बात करें, तो गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्मिंग रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है करंट फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को देखते हुए गोल्ड में एक अच्छी तेजी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बनती हुई दिखाई देती है। ऑलराइट, जी हाँ, 1810 के लोज हमने अक्टूबर में बनते हुए देखे थे और बहुत ही कम समय में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। विकास, आप कैसे देखते हैं? क्या ओवरबॉट है सोना? ये जो सडनली इतनी ज़्यादा तेज़ी आई है, चार्ट्स पर कैसी दिखती है? जी गुड इवनिंग मनीषा जी। ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स में वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट तो अभी भी बुलिश है, ओके। जैसा कि हम लोग बात भी करते आ रहे थे। तो नो डाउटेडली अभी लास्ट कुछ दिनों में लोअर सपोर्ट से 59,500 के सपोर्ट से जहाँ पे गोल्ड में ये तेजी आई है, तो थोड़ा पॉज रहेगा। बट अभी भी चार्ट बुलिश है, ऊपर 64,000 तक आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी रहेगी। थोड़ा नीचे मिलता है 61,800 61,900 के करीब में, तो गोल्ड में फिर से एंट्री करना चाहिए। एंड इस बार लगता है कि जो $2,080 का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके थोड़ा सा पॉज ले सकता है। और जैसा कि अजय जी ने बताया कि उसके ऊपर जाते ही फिर ये 100-150 पॉइंट का और एक बड़ा मूव आता नजर आएगा। डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट्स पे 2120 का एक लेवल दिख रहा है मेरे को गोल्ड में, इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे एमसेक्स में भी 64,000 तक इजीली जाता नजर आएगा शॉर्ट टर्म पे। जी मनीषा जी। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ बरकरार रह सकती है और $2100 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विकास, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें, MCX की बात करें, ऑलमोस्ट 63,000 तक के लेवल्स यहाँ बनते हुए नजर आए। यहाँ से किस तरह की तेजी एक्सपेक्टेड है? बिकॉज भारतीय बाजारों में खरीदारी है, रुपया डेप्रिसिएशन में भी है, उन सबका फायदा भी मिलता हुआ नजर आया। जी मनीषा जी, थोड़ा सा डीप का वेट कर रहे हैं। ओके। जैसे कि कल भी एक बड़ा बड़ा मूव मिला था, तो थोड़ा सा डीप मिलता है यहाँ से 400-500 पॉइंट का, तो बाई करना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो उसमें 61,800 और 61,900 का जो लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसी को बेस बनाना चाहिए एंड उसी के बेस के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के इसको बाई करना चाहिए। 64,000 तक का टारगेट इमीडिएट दिख रहा है 2 से 3 महीने में गोल्ड में। जी मनीषा तो जी। तेजी यहाँ बरकरार रह सकती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार। और आपको याद दिला दें कि इंडियन मार्केट्स ही इकलौती ऐसी नहीं है जहां पर ऑल टाइम हाइज इस साल हमने सोने में बनते हुए देखे हैं। अगर आप अक्टूबर का महीना उठा के देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, चाइना, जापान, इन सभी कंट्रीज में सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं। तो क्लियरली वो सिलसिला यहाँ पर जारी रहता हुआ। रनिशा, आप कैसे देखती हैं जहाँ तक खरीदारी की बात है, चाहे वो ऑनलाइन गोल्ड है, डिजिटल है या फिर फिजिकल है? जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने गोल्ड के प्राइसेस में आते हुए देखी है, क्या इम्पैक्ट है यहाँ पर बाइंग पैटर्न्स को लेकर? जी मनीषा, बाइंग काफी स्ट्रांग है। फिजिकली देखें, आप ऑनलाइन देखें, दिवाली भी काफी अच्छी रही। पिछले साल से ऑलमोस्ट 25-30% हायर सेल्स रहा है। एंड जिस तरह से डिमांड इमर्ज हो रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो या फिजिकल डिमांड हो गोल्ड में, वो प्राइसेस को काफी सपोर्ट कर रही है। एंड जो कल की रैली आई है, मुझे लगता है इसमें 3 फैक्टर्स है। वन इज कि जो UAE ने
ये स्टेटमेंट दिया कि वो अपने सेल्स ऑयल के जो ट्रेड्स हैं वो डॉलर में नहीं करेंगे। दैट वाज द बिगेस्ट ट्रिगर, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग आई। एंड ये डीडॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है ये काफी टाइम से चला आ रहा है और ऐसे फैक्टर्स जो है ये प्राइसेस को और सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है, जिस तरह से जो फेड के मेंबर्स हैं, जो उनका हॉकिश स्टैंस काफी रहा था काफी टाइम से, और अभी धीरे धीरे वो लेस हॉकिश हो रहे हैं और ये पता चल रहा है कि जो रेट कट्स हैं वो एज अर्ली एज मार्च 2024 से भी आ सकते हैं। तो ये भी प्राइसेस को काफी सपोर्ट कर रहा है। एंड जिस तरह से मैंने बताया कि डिमांड काफी स्ट्रांग है हर लेवल्स पे, और एक फोमो फियर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफी लोग जो है इस रैली में मिस हो चुके हैं, वो ग्रेजुअली एंटर हो रहे हैं, बाइंग अभी ग्रेजुअली पिकअप हो रही है। तो मुझे लगे ये सारे फंडामेंटल्स है जिस वजह से प्राइसेस सपोर्टेड रहेगी बाय द ईयर एंड। मैं भी देख रही हूँ कि जो प्रीवियस हाई था $2080, वहां तक प्राइसेस जा सकती है। इंडियन टर्म्स में 63,000 तक के लेवल्स यहाँ से देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो सभी को लगता है यहाँ से और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि यू मिस द बस, तो शायद ऐसा नहीं है। डिप्स पे खरीदारी अब भी सोने में की जा सकती है। लेकिन राजीव, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब भी सोने में बहुत ज़्यादा उठापटक बनती है या फिर जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, एक बार जो वॉक इन कंज्यूमर्स होते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्या वो ट्रेंड्स ऑन ग्राउंड फिर से बनते हुए नजर आए? यस मनीषा, ऑफ कोर्स जब भी ऐसी बढ़त होती है अचानक, देयर इज अ स्लो डाउन फॉर अ स्मॉलर पीरियड, बट लॉन्ग टर्म बेसिस कंज्यूमर्स कम बैक एंड दे आर इनफैक्ट हैप्पी कि गोल्ड में अप्रिसिएशन हो रही है, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स की जो साइकिक है वो बढ़ती गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, ना कि जब गोल्ड डाउन होती है। सो इनफैक्ट जो अभी कंज्यूमर्स है वो वेडिंग कंज्यूमर्स है पर्टिकुलरली, एंड उनकी जो डिमांड है वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट से है। सो ये एक आध दिन के लिए ऑफकोर्स होल्ड अप हो सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं। सो इनफैक्ट जैसे ये गोल्ड बढ़ेगी, इनकी कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस है मेटल में वो और बढ़ती जाती है। सो ये एक पॉजिटिव साइन होती है हमारे लिए भी। कंज्यूमर्स ट्राई टू क्लोज इन ऑन पेंडिंग ऑर्डर्स, एंड जो पेंडिंग उनकी डिलीवरीज होती है वो कंप्लीट कर लेते हैं कि आगे चल के जो गोल्ड बढ़ेगा वो आज से ज़्यादा ही होने वाला है। सो ये एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है इन अप्रिशिएटिंग मेटल। तो वी फील इट्स अ टाइम व्हेन कंज्यूमर्स विल नाउ क्लोज इन ऑन पेंडिंग ऑर्डर्स। राजीव, एक और चीज़ और जिस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिली है, चाइना यहाँ पर अच्छे खासे प्रीमियम से काफ़ी गिरता हुआ नजर आया। मतलब अगर पिछले हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो चाइना का प्रीमियम $40-50 था, जो आज $20-22 दर्ज किया गया। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है, बिकॉज सोने के भाव ऑल टाइम हाइज पे हैं, तो इंडियन डिस्काउंट $5 से $6 पे है। क्या वो मूव्स आप भी देखते हैं? क्योंकि खरीदारी निचले स्तरों पर की हुई है, ग्राहकी एकदम से रुक जाती है, तो क्या वो डिस्काउंट है सब बाजारों में? So basically on gold metal discounting इतनी नहीं विजिबल है। इनफैक्ट जो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स ऐसे वक्त में ज्यादा रिसाइकलिंग पे जोर देते हैं। सो अगर उनको अगर इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है तो जो अनवांटेड इन्वेंट्री अगर होगा तो वो रिसाइकिल करके न्यू ज्वेलरी ले लेंगे, बिकॉज वेडिंग डिमांड जो है वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ज्यादातर कंज्यूमर्स रिसाइकलिंग में आ जाएंगे, बिकॉज टू क्लोज इन ऑन द इमीडिएट रिक्वायरमेंट। रनिशा, एक्चुअली अगर हम रिसाइकलिंग के नंबर्स देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में ऑन द हायर साइड रहे हैं। क्या ये ट्रेंड नवंबर के महीने में भी था? यस, नवंबर मंथ में अभी हमें डेटा आना बाकी है, बट यस इट सीम्स लाइक जब भी प्राइसेस पे रन अप आता है रिसाइकलिंग बढ़ता है, एंड एज इंडिया फुलफिल्स अराउंड 20-25% ऑफ इट्स डिमांड फ्रॉम रिसाइक्ल्ड गोल्ड, हमें लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट उससे काफी फर्क नहीं पड़ता है प्राइसेस में। प्राइसेस का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ओवरऑल यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, फेड का क्या स्टांस है, उससे डिपेंड करता है। सो आई थिंक इट डजंट मेक मच डिफरेंस इन द प्राइसेस। बुलिशनेस विल कंटिन्यू। ओके राजीव, साथ ही जैसे आपने कहा कि वेडिंग डिमांड अभी यहाँ पर बाजार में जारी है और माना ये जा रहा है कि अगले साल में यहाँ पर कम शादियों के मुहूर्त हैं, जो अगले 2-3 महीने हैं ज़्यादातर शादियाँ वहाँ हो रही हैं। मैं भी कुछ लोगों से बात करी थी जिनकी शादियाँ अगले साल सितंबर अक्टूबर में थी, उन्होंने प्रीपोन कर दी हैं क्योंकि ऑस्पिशियस डेज अगले साल कम है। तो क्या वो ट्रेंड या वो खरीदारी हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? या श्योर, जैसे हमने देखा लास्ट 24 नवंबर था जो सबसे ज्यादा मुहूर्त थे इनफैक्ट इंडिया में फॉर वेडिंग्स, और ये चलते चलते दिसंबर जनवरी तक काफी अच्छे मुहूर्त है। सो अक्यूमुलेशन ऑफ डेट्स
ये सब कंज्यूम हो गए हैं दिसंबर और जनवरी के डेट्स में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो कंज्यूमर कन्वर्जन्स है यही पीरियड के अंदर हो जाएगी। एक अच्छा साइन है हमारे लिए कि आगे चलते 2 महीने एक इट्स गोइंग टू बी अ गुड साइन ऑफ बिजनेस एंड नेवरदलेस कि अगर गोल्ड अप्रिशिएट भी हुआ है तो दे आर आल्सो मोर देन हैप्पी कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में अप्रिशिएट हुआ है। ओह एब्सोल्युटली। तो ये तो बात ऑफ कोर्स हुई सोने की, लेकिन चांदी भी आपकी स्क्रीन्स पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी है। $25 प्रति आउंस के लेवल्स हमने बनते हुए देखे, वहां से कुछ मुनाफा वसूली जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अजय कैसे देखते हैं करंट लेवल्स को? बिल्कुल भाईजा जी, अगर हम चांदी की बात करें तो वैसे भी 1-1.5 साल के अंदर हमने रिटर्न्स अच्छे देखे, लेकिन अभी भी गोल्ड के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहा है। जिस ढंग से हम देखते हैं जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक करे तो चांदी का एक आउटकम क्लियर कट दिखता है। तो करंटली हमने देखा था कि 89 का लेवल दिखाने के बाद अब गोल्ड सिल्वर रेशियो 81 के करीब है, जिसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत जंप जरूर आते हुए देखा। बट टाइमिंग में मुझे लगता है जैसे सेंट्रल बैंक, ETF और ये जो बाइंग जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा था, इसकी वजह से चांदी अब तक अंडर परफॉर्मिंग रही है। लेकिन जिस ढंग से कल के सेशन में हमने $25 का लेवल इंटरनेशनल में तोड़ा है, वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जो दर्शाता है कि $27 तक का एक स्पाइक हम चांदी में देख पाएंगे। नो डाउट इंडस्ट्रियल डिमांड स्लोली एंड स्टडीली बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हम देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड का जो यूसेज है अदर सेक्टर्स में वो चांदी का बढ़ा है, माइन के आउटपुट में कमी है। ETF की जो बाइंग है वो पिछले 2 सालों में हमने काफी बढ़ते हुए देखी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चांदी भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। अगर डॉलर टर्म्स की बात करें तो इमीडिएट टारगेट तो 27 का है, बट 2024 तक हम देखेंगे कि $32 से $33 तक का लेवल दिखा दे। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है अभी भी एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है 77-78,000 का लेवल। एक बार ये ब्रीच करता है तो आई थिंक 95-98 या क्लोजर टू 1 लाख डेफिनेटली हम अगले 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर चांदी में देख पाएंगे। बट लॉन्ग टर्म व्यू आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर एज कंपेयर टू गोल्ड। ऑलराइट, तो 75 वाली चांदी भी कोई बहुत महंगी नहीं है अगर प्राइस टारगेट्स ऊपर में 1 लाख हो। विकास, आप कैसे देखते हैं चार्ट्स पे? जी मनीषा जी, देखिए अजय जी ने पूरे फंडामेंटल्स को तो कवर कर दिया, तो उस पर नहीं जा रहा हूँ। टेक्निकल बता रहा हूँ कि चांदी में डेली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा था, जिसको कि चांदी पार नहीं कर पा रहा था, बट नीचे करेक्ट भी नहीं हो रहा था और गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो लास्ट कुछ सेशंस पे उसको पार करके उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से चांदी में मेरे को भी कम से कम 10 से 12 हजार पॉइंट का तेजी लग रहा है, क्योंकि जितने टाइम इसने उस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बीच में जो 2 से 3 महीना गुजारा है एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी $27 तक आता लग रहा है। तो चांदी यहाँ पे मेरे को लगता है कि इमीडिएट अगर थोड़ा सा 3 से 4 महीने का परफेक्ट जो दायरा है, तो उसके हिसाब से चांदी 85,000 तक मेरे को लग रहा है, जाता लग रहा है। नीचे 73,000 तक का बेस रहेगा और शॉर्ट टर्म पे भी चांदी 77,000 और 78,000 का जगह इजिली दिख रहा है मनीषा जी। रनिशा, 85,000 या 1 लाख, आप किस तरफ हैं? जी, मुझे इमीडिएटली लगता है कि सिल्वर में जिस तरह से $24 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, तो उसके बाद $27 का मुझे लेवल लग रहा है जो आने वाले 2-3 महीने में आ सकता है। एंड जैसे अजय जी ने बताया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, तो मुझे भी लग रहा है कि 85,000 तक प्राइसेस आ सकती है नेक्स्ट 2-3 महीने में। एंड बाय दिस ईयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एटलीस्ट $1 और हम देख सकते हैं कि चांदी बढ़ सकती है। 4% यहाँ से गेन्स और आ सकते हैं दिसंबर मंथ में। सो 4 से 5 हजार रुपए की तेजी और सिल्वर में बाय दिस ईयर एंड मिल सकती है। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा। 85-90,000 तक की टारगेट्स तो हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आगे भी एक्सपेक्टेड है। चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है, यही हम हमारे सब एक्सपर्ट्स का व्यू भी है। बहुत शुक्रिया रनिशा, राजीव, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी कमोडिटीज में कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और सोने चांदी पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन बाकी कमोडिटीज में भी अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हो या फिर मौसम की बार। विकास, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के प्राइसेस को, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ आज कारोबार है। मेटल्स भी इस हफ्ते और इस महीने के लिए ऑन द पॉजिटिव है, लेकिन आज हमने हल्का सा कंसोलिडेशन बनते हुए देखा। जी मनीषा जी, देखिए क्रूड ऑयल में एक बड़े करेक्शन के बाद में नीचे बॉटम बनाने के बाद में क्रूड ऑयल भी एक दायरे पे काम कर रहा है। 6,150 से 6,750 का जो जोन है, ये क्रूड के लिए एक दायरे का काम कर रहा है। जब तक 6,750 के ऊपर टेक्निकली अपने 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बहुत बड़ा मूव तो नहीं आएगा, बट बहुत ज्यादा करेक्शन भी अभी नजर नहीं आता है। तो क्रूड ऑयल पे
बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, जैसे कि एक डिस्क्लेमर देते हुए बोल रहा हूँ कि मेरे क्लाइंटों का बाई पोजीशन हो सकता है इसमें। तो क्रूड ऑयल में अगर 380 तक मिलता है तो क्रूड ऑयल में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे 6300 का सपोर्ट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड में 6620 और 6700 तक का लेवल देखने मिल सकता है। और वहीं मनीषा जी, अगर बेस मेटल्स की बात करूँ तो कॉपर और जिंक बहुत अच्छा लग रहा है। कॉपर में एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस से 724 के ऊपर अगला कॉन्ट्रैक्ट जो उस पे बनेगा। एंड 724 के ऊपर कॉपर मेरे को लगता है 733 तक जाना चाहिए। तो 720 का एक स्टॉप लॉस या एक सपोर्ट रखना चाहिए और 733 के लिए कॉपर में प्ले करना चाहिए। लग रहा है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगा कॉपर में। 1 से 2 दिन का कंसोलिडेशन जो है ये ओवर होने के बाद इसमें फिर से तेजी देखने मिलेगी। और वहीं मैं बात कर लूँ जिंक की, तो मनीषा जी जिंक में एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके करेक्टिव मोड लिया। अभी अपने डिमांड जोन के पास आ रहा है जो 223-24 का जो लेवल है, ये जिंक के लिए एक डिमांड जोन है। तो यहाँ के करीब मिलता है तो बाई करना चाहिए। एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 221.50 का। और यहाँ से अगर बाउंस देता है तो 227 और 229 का लेवल इजीली देखने मिल सकता है। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जिंक में भी आती हुई और कच्चे तेल पर स्ट्रैटेजी आपको मिली है। बात अब एग्री कमोडिटीज़ की कर लेते हैं, क्योंकि जब से हमने वो अनसीजनल रेंज आती हुई देखी हैं उसका फ़ायदा यहाँ पर भावों में देखने को मिला। अजय, कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर पैक और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स? हाँ, बिल्कुल मंशा जी, अगर हम पूरे एग्री पैक की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पिछले 3 दिनों में बरसात हुई है गुजरात, राजस्थान एंड एमपी, उसकी वजह से काफ़ी स्विंग क्रॉप पे भी इम्पैक्ट पड़ी है। प्लस ऑलरेडी जैसे हमने कैस्टर हो गया, कॉटन हो गया, इन पे जो फील्ड पे जो स्टैंडिंग क्रॉप थी, इनमें भी हमने डैमेजेस देखा, जिसका असर हमने प्राइजेस पे भी बनते हुए देखा। व्हीट में भी कुछ कंसर्न्स आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले अगर मसाले पैक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जीरा एज़ ऑफ नाउ एक अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज़ नो डाउट बीच में हमने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्राइसेस में फॉल जरूर देखा, बट एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी जरूर है। बट फील्ड पे भी पानी की वजह से मे बी स्विंग थोड़ी और डिले हो सकती है, यील्ड में फॉल आ सकता है। तो टेम्पररी पुल बैक है मार्केट में, 45,500 के करीब लेके चलेंगे 47,500 के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 44,500। वहीं अगर धनिया की बात करें, धनिया में एरिया वैसे भी कम है और ऊपर से यील्ड का भी जो कंसर्न रहेगा, धनिया पूरे स्पाइस पैक में सबसे टॉप पिक लग रहा है, जहाँ पे 8200 पे लिया जा सकता है। 8100 के स्टॉप लॉस से 8450 तक के टारगेट अगले 1 वीक में मिल जाएगा। लास्ट अगर हम हल्दी की अगर बात करते हैं तो हल्दी में ज्यादा जो पानी है वो फेवरेबल रहेगा क्रॉप के लिए, लेकिन कुछ डिसीजेस की अपडेट्स आ रही है तेलंगाना बेल्ट से, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और तेलंगाना बेल्ट से, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलेगा। तो ऑलरेडी प्राइजेस ने काफी बड़ा रैली अप कर चुका था, थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट 12,800 के करीब अगर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वापस 13,200 13,300 की रेंज में मिलेगा। एक खास बात ये भी है, होरेका इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से डिमांड अच्छी बनी हुई है। जिस ढंग से सीएआईटी की रिपोर्ट के अनुसार 35 लाख शादियां है 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। ये पूरे ही एग्री में होरेका इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो मार्केट को, प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है स्पाइसेस को लेकर, लेकिन साथ ही साथ गुआर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी खरीदारी आज है। कॉटन ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी हद तक गिरा है। कैस्टर में इनिशियल तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कुछ जो यहाँ पर आपको लगता है कारोबार करने जैसा है? बिल्कुल, गवार में हम देखेंगे तो फंडामेंटल काफी मिक्स टू पॉजिटिव ही है, बट प्राइजेस एक दायरे में अटक गया। पिछले हफ्ते इलेक्शन के चलते कुछ बड़ा हमने प्राइस मोमेंटम नहीं देखा। अभी भी मुझे लगता है 5600 से 5850 का एक ब्रॉडर रेंज है गवार सीट के लिए, उसी में ट्रेड करेगा। 5600 के करीब मिलता है तो लेके चलिए, टाइमिंग ऊपर में 5800 तक का ही लेवल लग रहा है। वहीं अगर हम गवार गम की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। चूरी कोरमा की डिमांड अच्छी मेंटेन है। 11,500 के करीब मिले, लेके चलिए 11,850 का इमीडिएट टारगेट देगा। कॉटन में हमने इनिशियली दिवाली के बाद थोड़े अराइवल प्रेशर जरूर देखे, बट स्टैंडिंग क्रॉप के कंसर्न की वजह से मुझे लगता है कि कॉटन में अच्छी खासी रैली मिल सकती है। इंटरनेशनल में 80 सेंट के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि 56,200-300 का एक अच्छा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में मिलता हुआ दिखाई देगा, जो 57,500 का लेवल दिखा देगा। वहीं कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में ऑनगोइंग जो कंसर्न्स है वेदर को लेकर, उसकी वजह से स्टैंडिंग क्रॉप पे डैमेजेस हुआ है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो आज थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो मुझे लगता है 6,050 का एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। आने वाले टाइम में चाइना से भी डिमांड अच्छी इंप्रूव होगी, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा, जो 6300 भी ले जा सकता है। बट टाइमिंग 6,050 में लीजिए, 6,150 से 6,180 तक के टारगेट हम कैस्टर में भी देख पाएंगे। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके वहाँ पर अक्रॉस बोर्ड हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया साथी इसका अजय एंड विकास आपका साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर बात भी करने के लिए। शो समेटने का समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।